बच्चों, ये दुनिया का चक्कर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने एटम का स्ट्रक्चर देखा है? बीचों बीच न्यूक्लियस में बैठे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, वो भी फ्री में। इलेक्ट्रॉन में कोई पेट्रोल भर रहा है या उसकी कोई चार्जिंग कर रहा है, तो ये फ्री में चक्कर काटे जा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अर्थ का चक्कर काट रहा है चंदा मामा। उसमें भी ना किसी ने पेट्रोल भरा है ना चार्जिंग किया है, वो तो फ्री में ही अर्थ के चक्कर काटे जा रहा है। मतलब एक छोटे से एटम से लेके चंदा मामा तक सब चक्कर काट रहे हैं, वो भी फ्री में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अर्थ चक्कर काट रही है सन के, वो भी फ्री में। और अकेली अर्थ नहीं, सारे के सारे प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं किसके? सन के, वो भी फ्री में। अरे क्या है ये दुनिया का चक्कर? यही तो समझना है आज के वीडियो में। तो ये है आपका चैप्टर स्पेस मिशन। और इस चैप्टर के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, और कैसे सैटेलाइट के नाम से ही उनका काम जुड़ा हुआ है। आज के पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो सैटेलाइट है ये क्यों फ्री में चक्कर काट रहे हैं अर्थ के, कैसे अलग अलग ऑर्बिट में ये चक्कर काटते हैं, क्या होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या होती है एस्केप वेलोसिटी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे बच्चों इस वीडियो में। तो इसी चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो बना है उसमें हमने देखा था कि स्पेस मिशन दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप के स्पेस मिशन में सैटेलाइट बेचारा अर्थ के चक्कर काटते रहता है और हमारे कुछ काम करता है। दूसरे टाइप के स्पेस मिशन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनमें हम स्पेस क्राफ्ट को छोड़ देते हैं स्पेस में कुछ रिसर्च करने के लिए। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, प्लीज वो वीडियो देखो, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चल जाएगी। चलो अब थोड़ा ठीक से समझते हैं ये फर्स्ट टाइप के स्पेस मिशन कैसे काम करते हैं। अब देखो, आपका कोई दोस्त सैटेलाइट है और आपको उसको भेजना है स्पेस में और बोलना है कि बेटा तुझे अर्थ के चक्कर काटने होंगे। आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था ये आइडिया हमें आया था चंदा मामा को देख के, कि चंदा मामा इतने सालों से पता नहीं कब से अर्थ के चक्कर काटे जा रहे हैं, और वो भी फ्री में। ना तो चंदा मामा की किसी ने चार्जिंग की, ना उसमें कोई पेट्रोल भरा, फिर भी अर्थ के अराउंड जो उनकी सर्कुलर मोशन है उसको वो मेंटेन करके रखे हैं। क्या ये कोई मैजिक है या इसके पीछे कुछ लॉजिक है? अगर दुनिया के इस चक्कर का साइंस हम समझ गए तो उसी साइंस को यूज करके हम हमारे सैटेलाइट को बोलेंगे, बेटा सैटेलाइट तू भी अर्थ के चक्कर काट जैसे चंदा मामा काट रहे हैं। तो चलो समझते दुनिया के इस चक्कर के पीछे क्या साइंस छुपा हुआ है। अरे ये तो बड़ी आसान एक्सपेरिमेंट से हम कर सकते हैं। ये आप करके देखो। एक पत्थर लो, उसमें एक रस्सी बांधो और उसको घुमाओ। अब ये आपके हाथ के चक्कर काट रहा है जैसे चंदा मामा चक्कर काटता है अर्थ के। अब थोड़ा कंपेयर करेंगे। यहाँ पे जब पत्थर आपके हाथ के चक्कर काटता है तो आप एक फोर्स अप्लाई करते हो कि नहीं? उस रस्सी को थोड़ा सेंटर की तरफ खींचते हो। अगर आपने वो खींचना बंद किया तो पत्थर नीचे गिरेगा। होता है कि नहीं? आपके हाथ के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो कि नहीं? क्या कहते हैं इस फोर्स को? याद आ रहा है किसी को? यस। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है तो एक फोर्स काम करता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी सर्कुलर मोशन के लिए। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन मेंटेन रखनी है तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को आपको अप्लाई करना ही पड़ता है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में काम करता है? ये काम करता है टुवर्ड्स सेंटर। अब जब हम पत्थर को घुमाते हैं तो ये जो रस्सी है वो काम कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का, है कि नहीं? आप उस रस्सी के थ्रू सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करते हो उस पत्थर के ऊपर। लेकिन क्या चंदा मामा को अर्थ ने कोई ऐसे रस्सी बांध के छोड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं। फिर भी चंदा मामा अर्थ के चक्कर काट रहे हैं। अब थोड़ा सोचते हैं, रस्सी से हम क्या कर रहे थे? एक फोर्स अप्लाई कर रहे थे पत्थर के ऊपर जो उसको खींच के रख रहा था। तो अर्थ कैसे ये फोर्स अप्लाई करती है बिना रस्सी को यूज किए? क्या अर्थ के पास ऐसा कोई फोर्स है जो चंदा मामा को अपनी तरफ खींचे रखता है? क्या आप बता सकते हो कि अर्थ का कौन सा वो फोर्स है जिसके वजह से वो चंदा मामा को अपनी तरफ खींच के रखती है? थोड़ा सोचो। अरे बिल्कुल सही, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स।
इसका मतलब अगर कोई भी चीज अर्थ के अराउंड घूम रही है तो उस सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स यूज कर रही है। तो चलो हमें आंसर मिल गया। अर्थ के अराउंड जब भी कोई सैटेलाइट घूमता है तो इस सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है वो मिलता है उसे ग्रेविटी ऑफ अर्थ से। इसलिए हम लिख सकते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही सीखा, वो है mv² डिवाइडेड बाय, अब यहाँ होगा r प्लस एच। ये जो कैपिटल R है वो है अर्थ की रेडियस और स्मॉल h है हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबाउ द अर्थ सरफेस। मतलब आपका सैटेलाइट अर्थ से कितना ऊंचाई पे है, दैट इज h। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² डिवाइडेड बाय r प्लस एच। अब हमें इसको इक्वेट करना है किसके साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है gmm डिवाइडेड बाय r प्लस एच स्क्वायर। अब ये कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M है मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन जो बना, इस इक्वेशन में इक्वल टू साइड के दोनों तरफ आप देखोगे तो आपको स्मॉल m दिखेगा जिसे हम कहते हैं मास ऑफ द सैटेलाइट। अब देखो ये m तो कैंसिल हो गया, मतलब हमारे इस इक्वेशन से मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो जाता है। इसे ठीक से याद रखो, आपकी बोर्ड एग्जाम में ये 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। कैसे, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसे याद रखो कि हमारे इक्वेशन से मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो गया। अब देखो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो m हो गया कैंसिल, वैसे ही डिनोमिनेटर के r प्लस एच भी दोनों साइड से कैंसिल हो सकते हैं, सही है ना। तो बचा क्या, v² इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r प्लस एच। इसका मतलब वेलोसिटी का आंसर मिला हमें। वेलोसिटी कितनी है, स्क्वायर रूट कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय r प्लस एच। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब मैं जो स्टेटमेंट कह रहा हूं उसको ठीक से सुनो। क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। क्या क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूले में आपको कहीं स्मॉल m दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, वो तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। आपका सैटेलाइट 2 किलो का हो या 2000 किलो का हो, उसके मास पे उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगी। समझ में आ रहा है, इस स्टेटमेंट को याद रखो, ये आपके एग्जाम में 1 मार्क आपको दिला सकती है कि क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। फिर भी किस पे डिपेंड करती है, अब देखो इसके फॉर्मूला में कौन कौन सी चीजें हैं। ये जो कैपिटल G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, ये भी तो कांस्टेंट है, हम मास ऑफ अर्थ चेंज नहीं कर सकते। कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी कांस्टेंट है। बचा सिर्फ स्मॉल h। ये जो स्मॉल h है जिसे हमने कहा था कि ये हाइट ऑफ द सैटेलाइट है अबव द अर्थ सरफेस। आपका सैटेलाइट अर्थ से कितनी ऊंचाई पे है, दैट इज स्मॉल h। यही अकेली चीज है इस फॉर्मूला में जिसे हम चेंज कर सकते हैं। चाहिए तो सैटेलाइट को थोड़ा कम ऊंचाई पे रख सकते हैं या बहुत ज्यादा हाइट पे रख सकते हैं। इसका मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबाउ द अर्थ सरफेस। तो इस बात को याद रखेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है कि उसकी हाइट कितनी है। समझ गए इस बात को। अब और एक बात ठीक से समझ लो, वेलोसिटी और हाइट, क्रिटिकल वेलोसिटी और हाइट का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब अगर आप हाइट को इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी कम होगी, सही है, और हाइट को अगर आप कम करोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन। मतलब आप एक को कम करो तो दूसरा ज़्यादा हो जाता है, एक को ज़्यादा करो तो दूसरा कम हो जाता है। जब आप हाइट को ज़्यादा करते हो तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये भी आपके एग्जाम में 1 मार्कर हो सकता है, समझ गए। तो क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। एज यू इंक्रीज हाइट ऑफ द सैटेलाइट द वेलोसिटी विल रिड्यूस। तो इसी चीज को पकड़ के रखा हमने और फिर क्लासिफाई किए सैटेलाइट के ऑर्बिट्स को 3 कैटेगरीज में। जो सबसे ज्यादा हाइट पे होंगे उसे कहेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम हाइट पे होंगे उन्हें कहेंगे मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और सबसे नीचे होंगे उसे कहेंगे लो अर्थ ऑर्बिट। इसका मतलब सैटेलाइट के पास
तीन ऑप्शन है। अगर उसको बहुत ज़्यादा दूर से अर्थ के चक्कर लगाने हैं तो हम उसको भेजेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट में। अगर मीडियम हाइट पे जाना है तो भेजेंगे मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, और अगर अर्थ के बहुत क्लोज रिवोल्यूशन उसको करना है तो उसे हम भेजेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में। अब सैटेलाइट किस ऑर्बिट में जाएगा ये डिपेंड करेगा कि आप सैटेलाइट को किस काम के लिए यूज़ कर रहे हो। तो जब हम ये तीनों टाइप के ऑर्बिट डिस्कस करेंगे तो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट के साथ। अब इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये हाई अर्थ ऑर्बिट अर्थ से बहुत ज़्यादा हाइट पे होंगे। कितनी हाइट पे होंगे? द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर्स। अब जब सैटेलाइट बेचारा इतनी ज़्यादा हाइट पे घूमता है तो उसकी वेलोसिटी भी कम होती है, क्योंकि हमें पता है कि हाइट जितनी ज़्यादा होगी क्रिटिकल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। अब इतनी कम वेलोसिटी पे जब सैटेलाइट घूमता है तो उसे लगभग 24 आवर्स लगते हैं टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ। अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अर्थ को भी खुद का एक चक्कर काटने के लिए 24 आवर्स लग रहे। इसका मतलब दोनों को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। अब देखो, अब थोड़ा इसको समझते हैं। इमेजिन करो कि आप और मैं दो बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं। हम दोनों की बसेस एक दूसरे को हाईवे पे पैरेलल चल रही है। अब जब तक हम दोनों के बस की वेलोसिटी सेम होगी, ये दोनों बसेस एक दूसरे के साथ ही चलेगी। अब हमने सोचा कि चलो कुछ खेलते हैं। मैंने यहाँ से एक गेंद उठाई, आपकी तरफ फेंकी। जब मैं बॉल फेंकूंगा मेरी बस से आपकी बस में, तो आप आसानी से उसको कैच करोगे, वापस मेरी तरफ फेंकोगे। तो ये गेम हम खेलते रह सकते हैं। कब तक? जब तक दोनों बसेस एक दूसरे को पैरेलल चल रही है। जैसे ही एक बस की वेलोसिटी बढ़ गई तो वो मुझे ओवरटेक करके आगे चली जाएगी। अब हमारी गेम बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हम एक दूसरे के सामने नहीं है। जब तक दोनों बसेस की वेलोसिटी सेम थी तब तक हम एक दूसरे के लिए मानो स्टेशनरी थे, हमेशा एक दूसरे के सामने ही थे। ऐसा ही होता है हाई अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट के साथ। हमें लगता है कि वो हमारे साथ ही घूम रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? देखो, अगर मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, तब जब मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ तो एक प्रोसेस के साथ यहाँ से सिग्नल ऊपर जाता है सैटेलाइट की तरफ, सैटेलाइट को टकरा के वापस आ जाता है अर्थ के ऊपर। अब जब तक सैटेलाइट रियल टाइम में ये काम कर रहा है, मतलब मैंने यहाँ से सिग्नल को फेंका, सैटेलाइट ने कैच किया और वापस से नीचे भेज दिया सिग्नल को। अब ये पॉसिबल है जब तक सैटेलाइट और मेरी वेलोसिटी सेम है, हम एक दूसरे के लिए स्टेशनरी है, जैसे हमारे बस के एग्जाम्पल में था। तो इसीलिए हाई अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स घूमते हैं उनके एप्लीकेशंस भी कुछ ऐसे ही होती है। जैसे कि टेलीफोन के सिग्नल कैरी करो, अगर कोई चैनल टेलीविजन पे शो ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो उसके सिग्नल्स कैरी करो, मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ काम करो। तो चलो इसको थोड़ा हम रिवाइज करते हैं कि एग्जाम में आपको क्या पूछेंगे। पहला क्वेश्चन होगा विच ऑर्बिट्स आर कॉल्ड हाई अर्थ ऑर्बिट्स। तो आपका आंसर होगा इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ सरफेस इज greater than or equal to 35,780 kilometers, then the orbit is called as high earth orbit। बड़ा आसान है, अगर इतनी या इससे ज़्यादा हाइट है तो उसे कहेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट। दूसरा क्वेश्चन ये देखो, गिव रीजंस में पूछते हैं आपको। क्वेश्चन ऐसा होता है कि वाई सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग इन हाई अर्थ ऑर्बिट आर कॉल्ड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि बेचारे 24 आवर्स लेते हैं अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। तो इसमें एग्जाम में क्या लिखना है? इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन एन हाई अर्थ ऑर्बिट पैरेलल टू द इक्वेटर, देन द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर अर्थ अराउंड इटसेल्फ एंड दैट फॉर द सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज सेम, दैट इज 24 आवर्स। Thus, satellite will appear to be stationary with respect to Earth, and therefore these satellites are called geosynchronous satellites। ये हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि why geosynchronous satellites are useful for applications like meteorology, carrying signals for telephone, television, etc। तो इसका आंसर ये होगा
Since geosynchronous satellites are stationary with reference to the Earth, they can observe a specific portion of Earth continuously, and therefore we can use them for applications like meteorology, for carrying signals for telephone, television, radio, etc. हाई अर्थ ऑर्बिट को समझ गए? अब चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स को। तो इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इनकी हाइट मीडियम होगी, मतलब वो होगी बिटवीन 2000 किलोमीटर टू 35,780 किलोमीटर्स। अब इतनी हाइट पे अर्थ का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इन्हें लगते हैं इन बिटवीन 2 to 24 आवर्स। अब देखो, जैसे ही हमने सैटेलाइट के ऑर्बिट की हाइट कम की, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। सही है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, इसलिए तो उसका रिवोल्यूशन का टाइम कम हो गया। तो जब हमने हाई अर्थ ऑर्बिट देखे थे तो उन्हें 24 आवर्स लग रहे थे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। मीडियम अर्थ ऑर्बिट तो उससे कम टाइम में ये काम करते हैं, क्योंकि उनकी क्रिटिकल वेलोसिटी हाई अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमते हैं उनसे ज़्यादा होती है। एक चीज़ यहाँ हम देखेंगे, जो हाई अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमते हैं, जिन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी कहते हैं, दे रिवॉल्व अबाउट द इक्वेटर। इसका मतलब वो इक्वेटर को पैरेलल घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि पोलर रीजन में क्या हो रहा है। देखो, बातों बातों में एक सवाल हो गया, ये आपके एग्जाम में पूछते हैं आपको कि गिव रीजन व्हाई आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स नॉट यूजफुल फॉर स्टडीज ऑफ पोलर रीजन। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट अबाउट द इक्वेटर, दीज आर देयरफॉर नॉट यूजफुल इन द स्टडी ऑफ पोलर रीजन। ईजी था। अब देखो, अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पोलर रीजन में क्या हो रहा है वो देख ही नहीं पाते, तो वो काम करेगा कौन? वो काम करेंगे हमारे मीडियम अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट, क्योंकि ये घूमते हैं अबाउट द पोलर रीजन। हम कहेंगे कि फॉर दिस पर्पज मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स पासिंग ओवर द पोलर रीजन आर यूज्ड। अब और एक बात समझते हैं, नॉर्मली मीडियम अर्थ ऑर्बिट का शेप होता है एलिप्टिकल, कुछ केसेस में वो सर्कुलर भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मीडियम अर्थ ऑर्बिट का शेप होगा एलिप्टिकल। जो सैटेलाइट मीडियम अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड घूमते हैं, एक एडवांटेज ये है कि वो पोलर रीजन के ऊपर क्यों घूमते हैं, इसीलिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट को हम पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं। अब जब आप पोलर ऑर्बिट में घूमते हो तब आप पूरी अर्थ देख सकते हो, इक्वेटर पे क्या चल रहा है यहाँ से लेके पोलर रीजन में क्या चल रहा है वहाँ तक। तो इसीलिए जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमते हैं वो हमें काम आते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बनाने में। आपके फ़ोन में जो जीपीएस लगा हुआ है वो आपको अर्थ के किसी भी कोने का मैप दिखाता है, वो इसीलिए क्योंकि इसमें हमारी हेल्प कर रहा है एक ऐसा सैटेलाइट जो घूम रहा है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। तो इससे हम याद रखेंगे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ठीक है ना। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली हमने क्या चीज़ें देखी कि इनकी हाइट होती है अबाउट 2000 टू 35,780 किलोमीटर्स। इतनी हाइट से अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करना है तो इट टेक्स अबाउट 2 to 24 आवर्स। इन ऑर्बिट को पोलर ऑर्बिट भी कहा जाता है। तो इसके साथ हमने देख लिया मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। अब बचा लो अर्थ ऑर्बिट। अब जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ये बहुत लो हाइट पे होता है। इसकी हाइट होती है अबाउ अर्थ सरफेस अबाउट 180 टू 2000 किलोमीटर्स। मतलब लगभग आप पुणे से मुंबई या पुणे से दिल्ली जाओ, ये जो डिस्टेंस होगा उतनी ही हाइट पे है ये लो अर्थ ऑर्बिट। अब जब इतनी कम हाइट पे है तो ऑब्वियसली इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ये बहुत तेज़ घूम यस। तो जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं उन्हें अर्थ का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 90 मिनट्स लगते हैं। 90 मिनट्स में ये पूरा अर्थ का रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। अब जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में है उनके काम क्या है, तो द सैटेलाइट्स यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
या हबल टेलीस्कोप है वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही घूम रहा है? ये वाला क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि हबल टेलीस्कोप कौन से ऑर्बिट में अर्थ के चक्कर काट रहा है, तो उसका आंसर है हबल टेलीस्कोप रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो इसके साथ हमने तीनों ऑर्बिट डिस्कस किए। ये वीडियो का जो पार्ट है जहां हमने ये तीनों ऑर्बिट डिस्कस किए, इसको बच्चों बार बार देखो क्योंकि आपके एग्जाम में इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सैटेलाइट को अगर भेजना है स्पेस में इनमें से किसी भी ऑर्बिट में घूमने के लिए, तो कोई गाड़ी चाहिए ना जो उसको वहां तक छोड़ के आए। तो चलो डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी गाड़ी है जो सैटेलाइट को पहुंचाती है इनमें से किसी ऑर्बिट में। चलो डिस्कस करते हैं। I hope you've all enjoyed this part of the chapter series just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button. Get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle, everyone's cup of tea, and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.